हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गो एकेडमी। गो एकेडमी पर आप सबका स्वागत है, खैर मकदम है, इस्तकबाल है। आज के सेशन में हम लोग 2019 के दिसंबर में पूछे गए उर्दू के सवालात डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि आपको पता है कि लैंग्वेज में 30 नंबर में से 15 नंबर उर्दू के इक़्तिबास से पूछे जाते हैं, जो कि आपको पढ़कर आंसर करना होता है। जो 15 सवालात होते हैं वो पेडागोजी से होते हैं, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट हैं, जिस पर आपको बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करने की ज़रूरत होती है। इक़्तिबास आप पढ़कर बहुत आसानी से बना देंगे। मैंने तरीक़ा बता दिया इससे पहले कई वीडियोस में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो प्ले लिस्ट में जाके देख लीजिए। बहुत आसान होता है, एक भी सवाल इस पे पेडागोजी इक़्तिबास का गलत नहीं होना चाहिए। आज हम लोग सिर्फ पेडागोजी के सवालात पर बहस करेंगे और बिल्कुल विस्तार से जानेंगे और समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जितना ज़्यादा आप सवालात को समझेंगे और जहन में बिठाएंगे, अपने कॉन्सेप्ट के लिए करेंगे, उतने ज़्यादा पेडागोजी के सवालात के जवाबात आप सही कर पाएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। मादरी ज़बान पर मबनी यानी कि मदर टंग पर बेस्ड कसीर लिसानियात मल्टीलिंग्विज्म बहुभाषीयता के क्या अर्थ, क्या माना होता है। ठीक है? सिर्फ मादरी ज़बान की आमोजिश यानी कि अधिगम। आमोजिश किसे कहते हैं? अधिगम को, लर्निंग को। ऑप्शन नंबर 2 में है मादरी ज़बान के ज़रिए आमोजिश, या फिर पहले मादरी फिर मज़ीद ज़बानों की आमोजिश, या फिर बहुत सी ज़बानों और गैर मुल्की ज़बानों की मादरी ज़बानों के तौर पर आमोजिश। है ना, आप मादरी ज़बान बदलते नहीं हैं कि गैर मुल्की ज़बान को आप मदर टंग के तौर पर सीख रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 में क्या है? पहले मादरी फिर मज़ीद ज़बानों की आमोजिश। यहाँ सवाल में हमें पूछा जा रहा है कि मादरी ज़बान पर बुनियाद पर मबनी कसीर लिसानियत के मफ़हूम को बताना है, उसका क्या मीनिंग, क्या अर्थ होता है। इसका अर्थ यही होता है जो बिल्कुल ऑप्शन नंबर 3 में कहा जा रहा है। पहले हम मादरी ज़बान सीखते हैं, फिर मादरी ज़बान के बाद कई ज़बान भी हम उसके ज़िम्न में सीखते रहते हैं। क्योंकि जब साथ या बच्चे अलग अलग ज़बान या उस्ताद अलग अलग भाषा का इस्तेमाल करता है, अलग अलग वर्ड्स, कुछ हिंदी के, कुछ इंग्लिश के, कुछ उर्दू के, तो बच्चा कई ज़बान एक साथ सीख रहा होता है, लेकिन बुनियाद मादरी ज़बान होती है। इसलिए ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर क्यों नहीं होगा? सिर्फ मादरी ज़बान नहीं सीख रहा होता है जब मल्टीलिंग्विज़्म को, बहुभाषीयता, कसर लिसानियत को टूल के तौर पर, है ना, एक सोर्स और स्रोत के तौर पर यूज़ किया जा रहा होता है क्लासरूम में, तो बच्चा वहाँ पर कई ज़बान मादरी ज़बान के साथ साथ सीखता रहता है। ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 भी गलत होगा। क्यों होगा? मादरी ज़बान के ज़रिए आमोजिश तो हो रही, इसके अलावा भी दूसरी ज़बान सीख रहा है, तो इसलिए बेस्ट ऑप्शन जो होगा वो ऑप्शन नंबर 3 होगा। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा। स्कूल की तालीमी पॉलिसी में ज़बान मानी जाती है। तालीमी पॉलिसी यानी कि शिक्षा नीति में ज़बान को क्या मानी जाती है? कसीर लिसानी तालीम, मल्टीलिंग्विज़्म, बहुभाषी तालीम, तालीम में ज़बान या मादरी ज़बान पर मबनी कसीर लिसानियत, या फिर सह लिसानी फार्मूला। सह लिसानी फार्मूला यानी कि थ्री लैंग्विज़म, थ्री लैंग्वेज फार्मूला, 3 भाषा का फार्मूला। जितनी भी कमीशंस पॉलिसी हिंदुस्तान में बनाई गई, सब ने 3 लिसानी फार्मूला यानी कि मादरी ज़बान, फिर इलाक़ाई, फिर कोई एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज जो ऑफिशियल हो। इस तरह इन भाषाओं को स्कूल की तालीम में रखने की बात कही गई है। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा। कुल ज़बान के नज़रिए यानी कि होल लैंग्वेज थ्योरी, होल लैंग्वेज अप्रोच से क्या मुराद होता है? होल लैंग्वेज अप्रोच कहते हैं
جہاں پر بچہ ایک ترتیب میں سیکوینس میں زبان کی ساری مہارتوں کو سیکھتا ہے۔ زبان کی مہارت کون سی ہے؟ سننا، بولنا، پڑھنا، لکھنا، یہی زبان کی مہارت کی ترتیب ہے۔ کبھی کبھی یہ بھی پوچھ لیتا ہے۔ تو اس میں کیا کہا گیا ہے کہ پہلے بچہ آواز کو سیکھتا ہے، پھر لفظ حروف کو، پھر لفظ، پھر جملہ بنانے کے لیے جانتا ہے۔ دیکھتے ہیں آپشنس کو۔ ایک مفروضہ کے آموزگار پہلے حروف اور آواز، پھر لفظ، فقروں اور جملوں کی توسط سے زبان سیکھتا ہے۔ اس میں کہا جا رہا ہے پہلے حروف، بلکہ پہلے حروف نہیں سیکھا جاتا ہے، پہلے حروف کی آواز کو سیکھتا ہے بچہ۔ فار ایگزامپل، بچوں کو اگر آپ ABCD الفابیٹ سکھائیں گے تو وہ ساؤنڈ سکھائیں گے تو وہ یاد کر لیتا ہے ABCD، وہ حالانکہ وہ کتاب نہیں دیکھا ہوتا ہے۔ یا اگر اس کو حروف تہجی، الف با، یا ہندی کے ورنمالا ک کھ یا تن تو یاد کر لیتا ہے اور سنا بھی تھا۔ تو پہلے آواز کو سیکھتا ہے بچہ، ہے نا؟ لیکن آپشن ایک میں کہا جا رہا ہے پہلے حروف، اس لیے یہ غلط ہوگا۔ آپشن نمبر 2 کو دیکھتے ہیں۔ ایک مفروضہ کے آموزگار یعنی کہ لرنر، جو سیکھ رہا ہوتا ہے، طالب علم کو اسٹوڈنٹ کو بولتے ہیں۔ زبان کی آموزش زبان کی مختلف اکائی، یونٹس اور چھوٹی اکائیوں جیسے آواز اور حروف وغیرہ کو سمجھنے سے کرتے ہیں۔ صحیح بات ہے، پہلے آواز، پھر حروف، پھر جملہ، جو میں نے بھی بتایا، یہی کل زبان کا نظریہ میں یہی کہا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، آپشن نمبر 2 اس کا صحیح آنسر ہوگا۔ دوسرے آپشنس کو بھی دیکھ لیتے ہیں، یہ آپشن کیوں نہیں ہوگا۔ دیکھیے، پیڈاگوجی کوشچنس کو سمجھنا ہے، ایک بار سمجھ جائیں گے آپ کا کانسیپٹ کلیئر ہو جائے گا، پھر دوبارہ سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک مفروضہ کی زبان کی آموزش سب سے چھوٹی اکائی حروف تہجی سے شروع ہوتی ہے۔ ہاں، سب سے چھوٹی اکائی حروف تہجی سے شروع ہوتی ہے، میں نے بتایا نا، سب سے پہلے آواز سیکھتا ہے۔ یہ آپشن غلط ہو گیا۔ ایک مفروضہ کی تمام زبانیں ایک ہی طریقے سے سیکھی جاتی ہے۔ تمام زبانیں ایک طریقے سے، ایک ہی میتھڈ آف ٹیچنگ ہے، ایک ہی ودھی ہے، ایک ہی طریقہ کار ہے، بالکل غلط بات ہے۔ بہت سے طریقے ہیں زبان سیکھنے کے، اس لیے آپشن نمبر 2 اس کا کریکٹ اور بیسٹ آنسر ہوگا۔ چونکہ پیڈاگوجی کے سوال میں آپ کو بیسٹ آنسر کا سلیکشن کرنا ہوتا ہے، جو کہ سب سے زیادہ سٹیک ہو۔ اگلا سوال دیکھیے گا، زبان کی تدریس کا کون سا رویہ یاد کرنے کو زبان کی آموزش کا ایک عنصر، ایک حصہ تسلیم کیا گیا اعظم؟ ٹھیک ہے، یعنی کہ کس زبان کے کس حصے میں رٹنے یا یاد کرنے کا عنصر حصہ پایا جاتا ہے یا اس پر فوکس کرتا ہے؟ آپشنس دیکھیے، ساختیاتی رویہ، قواعد کے اجزاء کے ترجمہ کا رویہ۔ جی ہاں، قواعد کو ہم کسی حد تک بچوں سے یاد کرنے کے لیے، رٹنے کے لیے کہتے ہیں کہ بھئی اسم کی ڈیفینیشن، اسم کی تعریف، فعل کی تعریف، ورب کسے کہتے ہیں، کریا کسے کہتے ہیں، یہ ہم بچوں سے ادھارن رٹنے کے لیے یا یاد کرنے کے لیے کہتے ہیں۔ تو قواعد والا جو حصہ ہوتا ہے زبان کو، وہ ہم کسی حد تک بچے کو یاد کرنے کے لیے کہتے ہیں۔ تو یہ آپشن نمبر 2 اس کا صحیح آنسر ہوگا۔ ترسیلی رویہ یعنی کمیونیکیشن، بات چیت، ڈائلاگ کو یاد کرنے کے لیے نہیں کہتے ہیں اتنا زیادہ، یعنی کہ یاد کرنے سے ریلیٹڈ اگر کوئی بات زبان میں ہے کسی حصے میں تو وہ قواعد میں۔ تو آپشن نمبر 2 اس کا صحیح آنسر ہوگا۔ اگلا سوال دیکھیے گا، کاویہ زبان کی استاد ہے، وہ آموزگاروں یعنی کہ اسٹوڈنٹ، لرنر، ادھیگم کرتا سے موضوع کی مناسبت سے الفاظ ڈھونڈنے اور ایسے الفاظ بتانے کے لیے کہتی ہے جو دوسرے لفظوں کے پہلے یا بعد میں جوڑے جا سکتے ہیں۔ یعنی کوئی ایکٹیویٹی کرا رہی ہے، الفاظ کو ادھر سے ادھر کرنے کے لیے کہہ رہی ہے کہ جو سیٹنگ میں اور صحیح ترتیب میں، تو اسے کیا کہیں گے؟ اس حکمت عملی، اس اسٹریٹجی کو کیا کہتے ہیں؟ ترکیب لفظی، لفظ کو جوڑنا، لفظوں کا حال یا لفظوں کا کھیل یا لفظ بنانا۔ اس طرح کی ایکٹیویٹی ایک کھیل ہے، ایک گیم ہے نا، جس سے بچہ کافی انٹرسٹ لیتا ہے نا۔ جیسے ورڈ گیم ہم بچوں سے کروا دیتے ہیں، آپ اے لکھ دیے، پھر بچہ اس کے ساتھ این ہو گیا تو این ایک ورڈ بن گیا۔ اس طرح سے ایک لفظوں کا ایک کھیل ہے نا، یا لیٹرز کا کھیل ہے، جو کہ بہت ہی اچھی حکمت عملی مانی جاتی ہے۔ اس لیے آپشن نمبر
3 इसका सही आंसर होगा। ठीक है, कोई भी कंफ्यूजन डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक है, अगला सवाल है, उस्ताद अपने आमोज़गारों की ज़बान की सलाहियत जांचने के लिए सवाल करता है। जो बच्चे की ज़बान की जो क्या सीखा है उसको जांचना चाहता है उस्ताद। वो इक़्तिबास के हर 5वें लफ्ज़ को छोड़ देता है, एक पैराग्राफ देता है, बीच में एक लफ्ज़ छोड़ देता है और बच्चों से छूटे हुए अल्फाज मालूम करने के लिए कहता है, यानी कि भरने के लिए कहता है। ये जांच के इस तरीक़ेकार को क्या कहते हैं? यानी कि एक पैराग्राफ दिया बच्चे को और पैराग्राफ में कहीं-कहीं से खाली जगह छोड़ दिया, उसको भरने के लिए कहता है। तो इस तरह की जाँच को क्या कहेंगे? इक़्तिबास को समझने के लिए पढ़ना, फ़रहंग की जाँच करना, फ़रहंग या फ़हरिस्त की जाँच करना, खाली जगहों को पुर करना या क्लोज़ टेस्ट। इसको बोलते हैं क्लोज़ टेस्ट। क्या बोलते हैं? क्लोज़ टेस्ट में होता है कि बच्चे को जब आप कोई पैराग्राफ प्रोवाइड करते हैं, इक़्तिबास प्रोवाइड करते हैं, देते हैं और इक़्तिबास में खाली जगह को छोड़ देते हैं कि आप उसके मुनासिब तरीन अल्फाज से भरें, तो इसे क्लोज टेस्ट कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, क्लोज टेस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल है, बोलने में सही लफ्ज़, सही तरतीब और तलफ़्फ़ुज़ इस्तेमाल करना क्या कहलाता है? बदन ज़बान यानी कि बॉडी लैंग्वेज, है ना? जो जैसे कि आप क्रिकेट में सॉरी जैसे आप हाथ हिलाते हैं ना, जेस्चर पोस्चर, या फिर बोलने का तरीक़ा है, ज़बान का अमल है या मुस्तअमल ज़बान, क्या है? ज़बान को सही तलफ़्फ़ुज़ के साथ हम बोल रहे हैं, सही लफ्ज़ के साथ बोल रहे हैं। इस तरीके का क्या बोलेंगे इस तरीक़ेकार को? बोलने का तरीक़ा। जी हाँ, एक बोलने का तरीक़ा है। क्या है? बोलने का तरीक़ा ये है कि आप सही लफ्ज़ का सिलेक्शन इंतख़ाब कर रहे हैं, सही लफ्ज़ बोल रहे हैं और आपकी लफ्ज़ की अदायगी भी बेहतर है। ये एक बोलने का तरीक़ा होता है जो कि बहुत ही बेहतर होता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है, कहानी कहने को बतौर तदरीसियाती आला यानी कि पेडागोजिकल टूल या शिक्षण विधि कह सकते हैं, का इस्तेमाल किया जाता है। कहानी को एज ए टूल यानी कि टीचिंग टूल के तौर पर आप यूज़ कर रहे हैं, पढ़ाने के एक आले के तौर पर यूज़ कर रहे हैं। इससे क्या मुराद है? इससे क्या आप बच्चों में कौन-सी चीज़ को डेवलप करना चाह रहे हैं, कौन-से कैरेक्टर? सुनने की सरगर्मी में बच्चों को शामिल करने के लिए या फिर बच्चों में बोलने की महारत को फ़रोग़ देने के लिए, ज़बान व अदब की महारतों को फ़रोग़ देने के लिए, क्लासरूम में नज़्म व ज़ब्त बनाए रखने के लिए। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 होगा कि ज़बान व अदब की महारतों को फ़रोग़ देने के लिए। ये ऑप्शन नंबर 3 क्यों होगा? 1, 2 और 4 क्यों नहीं होंगे, मैं वो बताता हूँ। सुनने की सरगर्मी में बच्चों को शामिल करने के लिए, ठीक है, कहानी से बच्चा सुन रहा है, ठीक है, अच्छी बात है। लफ्ज़ों में बोलने की महारत को फ़रोग़ देने के लिए, बोलने की भी महारत बोल सकता है कहानी सुन के बच्चा उसको, या क्लासरूम में नज़्म ज़ब्त बनाए रखने के लिए, हो सकता है कोई ऐसी सिचुएशन हो, कोई कहानी हो जिससे बच्चा नज़्म ज़ब्त में भी मत। लेकिन ऑप्शन नंबर 3 पर आप गौर करेंगे कि ज़बान व अदब की महारतों को फ़रोग़ देना, जब बच्चे को आप कहानी सुना रहे होते हैं या कहानी को एक शिक्षण विधि के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, तो उससे एक साथ बच्चों में कई सारी महारतें डेवलप होती हैं, तरक्की करती हैं। सुनने की भी महारत, बोलने की भी महारत, है ना? लिखने की भी महारत हो सकती है, लेकिन एक साथ कई महारतों का फ़र्क हो रहा है, सिर्फ़ किसी एक महारत का नहीं। तो बाकी ऑप्शन में किसी एक पर ही फ़ोकस किया जा रहा है, बल्कि और ऑप्शन नंबर 3 में कई महारतों की बात की जा रही है। इसलिए ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। क्योंकि पेडागोजी के सवाल आपको थोड़ा-सा कन्फ्यूज़ करेंगे, क्या होगा? लेकिन आपको बेस्ट का सिलेक्शन करना, और बेस्ट कब सिलेक्शन करेंगे? जब आप जितना ज़्यादा एक्सरसाइज़ करेंगे, ठीक है? तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना? अगर अभी तक बेल आइकन को प्रेस नहीं किए तो प्रेस कर लीजिए ताकि हर वीडियो इन्फॉर्मेशन आपको सबसे पहले पहुँचे। अगला सवाल देखते हैं, सियाक में कवाइद से क्या मुराद है? सियाक में कवाइद से क्या मुराद है? कवाइद यानी कि व्याकरण, ग्रामर,
सियाक में यानी कि आप कॉन्टेक्स्ट में, संदर्भ में कोई पैराग्राफ पढ़ा रहे हैं, कोई कायदा का या ग्रामर का कोई टेक्निक, कोई वर्ड आ गया तो उसको आप समझा दें। तो इससे क्या मुराद होता है? मश्क व अमल से कवायद की आमोज़िश, मश्क व अमल यानी कि एक्सरसाइज से व्याकरण की आप बच्चों को सिखा रहे हैं। पहले कवायद के उसूल, फिर उनके अमल की आमोज़िश, सियाक में देखे और पढ़े जाने वाले फ़ितरी ज़बान की मिसालों से आमोज़िश, ऐसे शख्सियाती अंदाज़ में ज़बान की आमोज़िश जिसमें आमोज़गार सतह के लिहाज से तरक्की करता है। देखिए ऑप्शन नंबर 3 को गौर से पढ़िए। सियाक में देखे और पढ़े जाने वाले फ़ितरी ज़बानों की मिसालों से आमोज़िश, यानी कि जब आप पढ़ा रहे होते हैं तो कोई वर्ड आ गया, मान लिया कि एक लफ्ज़ आ गया जो इस्म हो, यानी कि किसी का नाम या किसी जगह का नाम, तो आपने बच्चे को इस्म के बारे में बता दिया। या कोई फ़ेल हो गया या कोई सिफ़त, मान लीजिए कि खूबसूरत लफ्ज़ आ गया तो आपने बताया कि जो किसी चीज़ की अच्छाई या बुराई बयान करे उसे सिफ़त कहते हैं। तो ये एक सियाक़ में पढ़ाना हुआ, कोई ग्रामर के लिए अलग से क्लास, अलग से तदरीस करना नहीं हुआ। तो यही हुआ सियाक़ में क़वाइद को पढ़ाना। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा कि अब मिसाल कोई आई और उससे आप बच्चों को वज़ाहत कर रहे हैं उस ग्रामर से रिलेटेड, ठीक है? तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक शेयर करते रहें और कमेंट करें। फीडबैक आपका हमारे लिए आपका बहुत ज़रूरी है। अगर आपको किसी तरह का भी डाउट है तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें, ठीक है? अगला सवाल डिस्कस करेंगे कि दर्ज झेल में से कौन मुताले की महारत नहीं है? लेक्चर के दौरान नोट लेना, मुताला आप समझ रहे हैं, स्टडी करना, महारत यानी स्किल, कौशल, पढ़ने के दौरान नोट लेना यानी कि पढ़ रहे हैं तो नोट भी बना रहे हैं, तहक़ीक़ का ख़ाका तैयार करना, किसी तहक़ीक़ कोई तहक़ीक़ी मैगज़ीन पढ़ रहे हैं उसके बाद आप ख़ाका भी तैयार कर रहे हैं, या फिर किसी प्रोग्राम का एजेंडा तैयार करना। मुताले में आप किसी प्रोग्राम का एजेंडा तैयार नहीं करते हैं, है ना? किसी प्रोग्राम का एजेंडा तैयार नहीं करते हैं और सवाल में पूछा गया है कि मुताले की महारत कौन नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 4 नहीं है, क्योंकि किसी पर प्रोग्राम का एजेंडा तहरीर करना। ओके, अगला सवाल है, देखिएगा। दरसी किताबों की मुसन्निफ़ीन, मुसन्निफ़ कहते हैं राइटर को, लेखक को। दरसी किताब टेक्स्ट बुक हमेशा नसरी इक़्तिबास, नज़्म, बयानिया और असली तहरीरों को अपनी किताबों में शामिल क्यों करते हैं? यानी कि नज़्म या पैराग्राफ को या जो रियल राइटिंग्स होती हैं उसको अपनी किताब में जगह देते हैं। इसकी वजह क्या है? वजह पूछा जा रहा है हमसे सवाल में। तो ऑप्शंस को देखिए, वो मुस्तनद और फ़ितरी ज़बान में होती हैं। कैसी होती हैं? मुस्तनद होती हैं, ऑथेंटिक होती हैं और नेचुरल लैंग्वेज में होती हैं। ये बात सही है, इसलिए मुसन्निफ़ इसको शामिल करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल देखिएगा, दर्ज झेल काम को क्या कहते हैं? काम देखते हैं क्या है। उस्ताद अपनी रफ्तार से मतन को पढ़कर सुनाता है, यानी कि कोई इक़्तिबास पढ़कर बच्चों को सुना रहा है, और आमोज़गार यानी कि स्टूडेंट्स, तलबा ग्रुप में जल्दी जल्दी कुछ निकात लिखते हैं और फिर बाद में मतन की दोबारा तश्कील करते हैं। तो इस काम को क्या कहेंगे? इमला कहेंगे, यानी कि डिक्टेशन, शुरू लेख, बच्चे को कुछ लिखा रहे होते हैं, या फिर कवायद का इमला, या फिर दोबारा लिखने का काम, या फिर बाहमी इमला। तो इस तरह जब एक्टिविटी या इस तरह के काम से बच्चे को जब अगर सिखा रहे होते हैं तो इस तरह के काम को हम कहते हैं कवायद का इमला, ठीक है? कवायद का इमला, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल देखिएगा, पहली ज़बान को फ़रोग़ देने से अमूमन क्या मुराद है? पहली ज़बान यानी प्रथम भाषा को फ़रोग़ देने से क्या मुराद लेते हैं? आमोज़िश, अपने आप सीखना, फ़रोग़, या फिर वक़ूफ़। आमोज़िश यानी कि अधिगम, अपने आप सीखना, सेल्फ लर्निंग। पहली ज़बान की आम फ़रोग़ से यानी मुराद यही होता है कि बच्चा अपने आप से सीख रहा है, बच्चा अपने आप सीख रहा है। जो बच्चा घर से लेकर आया है उसी भाषा में अपने आप से सीख रहा है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल देखिएगा, पहली जमाअत के उस्ताद क्लास में मुख्तलिफ मादरी ज़बान बोलने वाले बच्चे हैं।
यानी कि पहली जमात में अलग अलग बच्चे के ज़बान जानने वाले बच्चे हैं। उस्ताद उन बच्चों से मुख्तलिफ़ मादरी ज़बानों में आदाब व तस्लीम के तबादले के लिए कहता है, बातचीत करने के लिए कहता है। इस तरह तलबा रोज़ मुख्तलिफ़ ज़बानों के नए अल्फाज से मुतारफ़ होते हैं, अलग अलग लफ्ज़ सीखते हैं अलग अलग भाषा के। तो इस तरह उस्ताद क्या हिकमत अमली इख्तियार कर रहा है, यानी कि आपकी क्लास रूम में 10 बच्चे हैं और 4 ज़बान के जानने वाले अलग अलग भाषा जानते हैं, अलग अलग उनकी ज़बानें हैं, और उस्ताद उनसे अपनी अपनी भाषा में अपनी बात आदाब व तस्लीम करने के लिए कहता है। तो इससे कौन सी हिकमत अमली कहेंगे? कसीर लिसानियत बतौर माखज़, बहुत से ज़बानें जानना, तनव्वुअ बतौर हिकमत अमली, या फिर एक लिसानियत। एक लिसानियत तो हो गई नहीं, तनव्वुअ बतौर हिकमत अमली, बहुत सी ज़बानें जानना, या फिर कसीर लिसानियत बतौर माखज़। जी हाँ, यहाँ पर बच्चे उस्ताद जो है अलग अलग ज़बान को एक माखज़ के तौर पर, एक स्रोत और सोर्स के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। बहुत सी ज़बानें जानना, यहाँ पे ज़बान को जान नहीं रहा है, ये कुछ चीज़ें, कुछ बातें, कुछ लफ्ज़ सीख रहा है ना। ऑप्शन नंबर 2 इसका एक इसका सही आंसर होगा कि कसीर लिसानियत मल्टीलिंग्विज़्म बहुभाषाता को एक सोर्स के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है, यही उसकी हिकमत अमली है। अगला सवाल देखिए, दर्ज झेल में से कौन आमोज़गारों को ज़बान से मुतारफ़ कराने का मिसाली तरीक़ा यानी कि स्टैंडर्ड मेथड नहीं है, आदर्श विधि नहीं है। नज़्म और गाने, मुस्तअमल लफ्ज़ और छोटे जुमले, हरूफ़ तहज्जी के हरूफ की तदरीस, बोलने और सुनने में शिरकत। यहाँ पे हम बच्चों को तलबा को सिर्फ ज़बान से मुतारफ़ करा रहे हैं, बता रहे हैं ज़बान के बारे में। तो हरूफ तहज्जी अ ज़बान को समझाने का या ज़बान से बच्चों को मुतारफ़ कराने का, बताने का ज़बान के बारे में, तो बहुत अच्छा तरीक़ा, मिसाली तरीक़ा नहीं समझा जाता है। यहाँ पे ज़बान पढ़ाना नहीं है, बल्कि ज़बान से मुतारफ़ कराना बच्चे को, ज़बान से रिलेटेड कुछ बातें बतानी है, ज़बान पढ़ाना नहीं। तो मुस्तअमल लफ्ज़, कुछ लफ्ज़ आप जो इस्तेमाल की जाती है आपकी डेली लाइफ़ में, उससे आप ज़बान से बच्चे को मुतारफ़ करा सकते हैं, नज़्म या गाने से, या फिर बोलने और सुनने में बच्चे को शिरकत कराने से। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। हमें पूछा जा रहा है कि मिसाली तरीक़ा नहीं है, आदर्श विधि नहीं है। तो ये कुछ सवालात थे जो कि बहुत बहुत इम्पोर्टेंट थे, आप इनको समझने की कोशिश कीजिएगा, है ना। एक बार में समझ में नहीं आए तो दोबारा देखिएगा, और अगर समझ में नहीं आए तो और आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, इससे हमें मदद मिलेगी क्या समझ में नहीं आया, और हम कोशिश करेंगे कि उसके जवाब दिया जाए। वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू सो मच।